सभी को नमस्कार। तो कृषि रसायन के अध्याय नंबर दूसरे के लेक्चर नंबर 7 में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि कार्बन चक्र क्या है, ठीक है ना। तो कार्बन चक्र, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन चक्र क्या है। तो दोनों ही जो आपके टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन चक्र से भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और इधर नाइट्रोजन चक्र से भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और नाइट्रोजन चक्र में क्या है, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस भी आपको दे रखी हैं, तो उन छोटी छोटी डेफिनेशन से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी यहां से प्रबल संभावना है बनने की, ठीक है ना। देखो भाई, देखते हैं अपन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली अपनी की जो हेडिंग आ चुकी है वो है अपन का नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। देखना भाई, नाइट्रोजन चक्र। अब देखो नाइट्रोजन चक्र है क्या, अपन क्यों इसको पढ़ रहे हैं। तो देखो, जो पेड़ पौधे हैं आपके, वो पेड़ पौधे जो हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो ये आपका वृक्ष है, तो ये वृक्ष जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपलब्ध है उसका ये डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, इसका डायरेक्ट उपयोग ये नहीं कर सकते। तो इसका उपयोग कैसे करेंगे, इस नाइट्रोजन का उपयोग ये क्या करते हैं, पहले इनका मृदा में स्थिरीकरण होता है, और मृदा में स्थिरीकरण द्वारा जो पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो क्या है, इस नाइट्रोजन को प्राप्त करती है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि नाइट्रोजन चक्र हम क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है नाइट्रोजन चक्र में, तो आप क्या लिखोगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का डायरेक्ट उपयोग यानी सीधे उपयोग नहीं कर सकते। वो नाइट्रोजन का उपयोग किसके द्वारा करते हैं, नाइट्रीकरण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। अब नाइट्रीकरण प्रक्रिया क्या होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन में परिवर्तित कर देती है, और ये नाइट्रेट क्या है, पौधे की जड़ों द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस तरीके से पौधों को जो नाइट्रोजन पोषक तत्व है उसकी मात्रा मिलती है। अब यहाँ पे देखो 3 चीजें आएंगी। एक तो आपसे बोलेगा अमोनियम आयन, तो मैं उनको पहले ही बता देता हूं। एक तो आपसे क्या बोलेगा, अमोनियम आयन, दूसरा आपसे बोलेगा नाइट्रेट आयन, और तीसरा वर्ड यहां पर आएगा नाइट्राइट आयन, ठीक है। तीनों को मैं आपको लिख देता हूं यहां पे। पहला है आपका अमोनियम, पहला कौन सा है, अमोनियम। और अमोनियम जहां भी आएगा आप इसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला इसका क्या होगा, NH4+, ठीक है। पेन कॉपी आपने ले लिया होगा, आप लिख भी सकते हो NH4+। और दूसरा जो आपका आयन आएगा यहां पर, दूसरा आयन आएगा आपका नाइट्रेट, एक सेकेंड, दूसरा आयन आएगा आपका नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। और नाइट्रेट को आप लिखोगे NO3-, नाइट्रेट को क्या लिखना है, NO3-। और एक और आपका आएगा वो है आपका नाइट्राइट, क्या आएगा, नाइट्राइट। और नाइट्राइट के लिए आप लिखोगे NO2-, क्या लिखोगे, NO2-। तो अमोनियम आयन, नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन, इन तीनों के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। क्योंकि इस पूरे नाइट्रीकरण जो चक्र है, जो नाइट्रोजन चक्र है, इसमें ये वर्ड बार बार आएंगे, तो इसको पहले बता देना ही ज्यादा ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, अब नाइट्रोजन चक्र में क्या है, कुछ प्रोसेस सम्मिलित हैं, कुछ छोटे छोटे पद सम्मिलित हैं, उनको हम बारी बारी से समझते हैं। आप ये नाइट्रोजन चक्र का पहले चित्र भी देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। और नोट्स में मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम दे दूंगा जो आपको बहुत अच्छे से आप उसको आराम से लिख पाओगे। एग्जाम के अंदर आपसे पूछ भी लिया अगर कि नाइट्रोजन चक्र का सचित्र वर्णन करो, तो आप आराम से बना पाओगे, ठीक है। देखो, पहला जो यहां पर प्रक्रम आता है वो आता है स्थिरीकरण। अब स्थिरीकरण क्या है, और एक दूसरा प्रक्रम यहां पर आता है खनिजन, ठीक है। तो ये जो नीचे आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी है, आप इसमें देखो, पहला तो आपको क्या दे रखा है कि जो कार्बनिक नाइट्रोजन है, जो कार्बनिक नाइट्रोजन है उसका अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों, खनिजन, क्या कहलाता है, खनिजन। और इसी तरीके से अकार्बनिक नाइट्रोजन का कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है, स्थिरीकरण, क्या कहलाता है बच्चों, स्थिरीकरण। तो यहां पे आप समझोगे कि 2 प्रोसेस हमारे लिए आए कि अगर कार्बनिक नाइट्रोजन का रूपांतरण अकार्बनिक नाइट्रोजन में हो रहा है तो इस प्रक्रम को हम बोलेंगे खनिजन, और अगर कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन हो रहा है, अगर अकार्बनिक नाइट्रोजन का कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन हो रहा है तो इस प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रीकरण। इस प्रक्रम को आप स्थिरीकरण बोल सकते हो, यौगिकीकरण भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब दूसरा प्रोसेस आ गया खनिजन। तो खनिजन की परिभाषा तो हमको पता है कि वह प्रक्रम जिसमें कार्बनिक नाइट्रोजन का रूपांतरण किसमें हो, अकार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में हो, इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, खनिजन बोलते हैं। अब जो अकार्बनिक नाइट्रोजन होता है उसके जो आयन होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं, ठीक है। तो देखो परिभाषा आप इसमें यहां भी पढ़ सकते हो कि खनिजन वह प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक नाइट्रोजन का अधिक गतिशील अकार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि अकार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में
कौन कौन से आयन आते हैं, तो आप बता दोगे कि अकार्बनिक नाइट्रोजन के तौर पर अमोनियम और नाइट्रेट आयन आते हैं। अब आप समझ गए, अमोनियम का मतलब NH4+ और नाइट्रेट का मतलब NO3-। एक बार और मैंने आपको बता दिए, ठीक है, समझ गए इस प्रोसेस को। आगे चलते हैं, आगे देखो, खनिजन के फलस्वरूप कार्बनिक नाइट्रोजन धीरे धीरे अमोनियम और नाइट्रेट नाइट्रोजन में परिवर्तित होती है। तो जो खनिजन जो प्रक्रम था उसमें जो कार्बनिक नाइट्रोजन है वो किस में परिवर्तित होगी, अमोनियम आयन में और नाइट्रेट आयन में परिवर्तित होगी। आगे देखो, खनिजन में अमीनीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण प्रक्रम सम्मिलित हैं। बहुत ही बढ़िया लाइन भाई, ठीक है, यहां से आपको एक एक नंबर की डेफिनेशन मिल सकती है कि खनिजन में कौन कौन से प्रक्रम सम्मिलित हैं। अमीनीकरण, दूसरा याद रखना अमोनीकरण, एक में अमीनी एक में अमोनी, अमोनीकरण, अमीनीकरण और तीसरा नाइट्रीकरण, ठीक है। तीनों प्रक्रम अलग अलग हैं, तीनों की डेफिनेशन हम समझेंगे और समझेंगे तीनों प्रक्रमों में क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, देखना, देखो अब ये प्रक्रम कैसे होते हैं पहले देखो। कार्बनिक नाइट्रोजन थी और कार्बनिक नाइट्रोजन फाइनल किस में बदलेगी, अकार्बनिक नाइट्रोजन में, ठीक है। नाइट्रेट क्या है, अकार्बनिक नाइट्रोजन। अब देखो, जो कार्बनिक नाइट्रोजन थी उसमें आपको पता है कि परिवर्तन हुआ किसके द्वारा, एंजाइमिक रिएक्शन के द्वारा। जल विश्लेषण करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवाया, मतलब जल के साथ अभिक्रिया करवाई, तो किसका उत्पादन हुआ, पहले स्टेप में प्रोटियोसस बना। अब प्रोटियोसस आगे जाके परिवर्तित हो गए, किसमें बदला, पेप्टोन्स में बदला, ठीक है। और पेप्टोन्स आगे जाके किसमें परिवर्तित हुए, एमिनो यौगिक में परिवर्तित हुए, ठीक है। पेप्टोन्स आगे जाके किसमें परिवर्तित हुए, एमिनो यौगिक में परिवर्तित हुए। और ये जो एमिनो यौगिक है ये पहले नाइट्राइट में बदला और नाइट्राइट किसमें बदला, नाइट्रेट में बदला। ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, आपका खनिजन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, खनिजन कहलाता है, ठीक है ना। मैं आपको देखो एक चीज और बता दूं, यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है वो तो है आपका अमीनीकरण। कौन सा है, अमीनीकरण। और यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है वो है आपका अमोनीकरण, ठीक है। और इसमें आगे जाके आपका वो भी आ जाएगा, क्या, नाइट्रीकरण। देखो कैसे बताता हूं, अमीनीकरण देखना। देखो भाई, मैं पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूं जिससे आगे चलेंगे हम। देखो ये आ गया कि प्रोटीन एवं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, और फाइनल ये क्या बना रहे हैं, अमीनो यौगिक। तो अमीनो यौगिक में इनका जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, अमीनीकरण कहलाता है। और यही चीज मैंने आपको यहां पे बताई थी। देखो ये वाली स्टेप में मैंने क्या बताया आपको कि कार्बनिक नाइट्रोजन अमोनी यौगिक, अमीनो यौगिकों में जहां तक परिवर्तित होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अमीनीकरण बोलेंगे। और अमीनो यौगिक से जो आगे परिवर्तन होगा उसमें आपका अमोनीकरण आ जाएगा और नाइट्रीकरण भी आ जाएगा, ठीक है। एक एक करके अब बारी बारी से एक एक डेफिनेशन को पढ़ते हैं। चलो भाई, पहला आ गया आपका अमीनीकरण। अब अमीनीकरण को पढ़ना ध्यान से, देखो जो डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी वो की वही डेफिनेशन आएगी। क्या लिखोगे वैसे आप, अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं कि कार्बनिक नाइट्रोजन का जो प्रोटीन रूप में उपस्थित है उसका एमिनो यौगिकों में एंजाइमिक क्रियाओं द्वारा, जल विश्लेषण क्रियाओं द्वारा क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उस प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे, अमीनीकरण बोलेंगे। अब देखो इसकी डेफिनेशन, वह प्रक्रम जिसमें प्रोटीन एवं अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक, प्रोटीन एवं अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक एंजाइमिक क्रिया के फलस्वरूप, एंजाइमिक क्रिया के फलस्वरूप किसमें परिवर्तित हो जाएं, एमिनो यौगिकों में परिवर्तित हो जाएं, तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, अमीनीकरण कहेंगे। समझ गए इस प्रक्रम को, आगे चलो। अमीनीकरण की क्रिया में परपोषित मृदा सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, ठीक है। कौन से, परपोषित। एक तो होते हैं स्वपोषित और एक होते हैं परपोषित। परपोषित का मतलब जो भोजन के लिए किस पर आश्रित रहें, दूसरों पर आश्रित रहें, ठीक है। आगे देखो, इन जीवों के संश्लेषण से बाह्य कोशिकीय प्रोटीन, अपघटक, एंजाइम, प्रोटीन तथा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का एमिनो अम्लों में परिवर्तन कर देते हैं, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। आपसे केवल एक नंबर की डेफिनेशन पूछेगा, तो डेफिनेशन में जो ऊपर वाला पैराग्राफ है वो लिख देना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको ये केमिकल रिएक्शन लिखनी है जो ये आपको दे रखी है कि प्रोटीन एवं अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक और इनका एंजाइमिक क्रिया के फलस्वरूप किसमें परिवर्तन, एमिनो यौगिकों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, अमीनीकरण कहलाता है। समझ गए। अब साथ में कुछ और भी निकल रहा है, यहां पर देखो CO2 निकल रहा है, एंजाइम, एनर्जी, और साथ में कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी आपके निकल रहे हैं, कुछ अन्य यौगिक भी निकल रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो ऊर्जा प्राप्त हुई है वो ऊर्जा आपकी दो तरीके से काम में आती है, ठीक है। ये जो ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है कितने तरीके से काम में आती है, दो तरीकों से। देखो पहला वाला देखना, पहला वाला देखना भाई।
अमीनीकरण में प्राप्त ऊर्जा एमिनो यौगिकों का दो प्रकार से उपयोग होता है। कैसे होता है? पहले स्टेप में देखो, पहले स्टेप में क्या लिखा है कि मृदा में उपस्थित जीवों एवं सूक्ष्म जीवों के कोशिकीय पदार्थ के संश्लेषण में। तो जो मृदा में सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं उनके कोशिकीय पदार्थों के संश्लेषण में इस ऊर्जा का उपयोग होगा। ठीक है। दूसरा किस तरीके से उपयोग हो सकता है? सूक्ष्म जीवों की प्रतिक्रिया से, यानी सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता से एमिनो यौगिकों का सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन हो जाना। यानी जो ये अमीनो यौगिक बने हैं, ये जो अमीनो यौगिक बने हैं, ये क्या करेंगे? अब सरल अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित होंगे। कौन से नाइट्रोजन में? अकार्बनिक नाइट्रोजन में, अकार्बनिक नाइट्रोजन में। ठीक है। तो ये परिवर्तन के लिए भी ये ऊर्जा जो आपकी यहां पर रिलीज हुई है, इस रिएक्शन में जो रिलीज हुई है, वो आपके क्या आ जाएगी? काम में आ जाएगी। ठीक है, समझ गए बात को? तो जो यहां से एनर्जी प्राप्त हुई वो कितने तरीके से उपयोग में आ सकती है? दो तरीकों से उपयोग में आ सकती है। ठीक है, चलो भाई आगे। अब हमारा प्रोसेस आ गया अमोनीकरण। तो पहला अमीनीकरण खत्म, अब अमोनीकरण। तो अमोनीकरण के लिए मैंने क्या बताया कि अमीनो यौगिक से जो आगे का जो चेंजेस होगा उसमें अमोनीकरण और नाइट्रीकरण दोनों चीजें क्या आ जाएंगी? सम्मिलित हो जाएंगी। देखो पढ़ते हैं डेफिनेशन को। विच्छेदन की दशाओं एवं सूक्ष्म जीवों के स्वभाव के आधार पर अमीनो यौगिकों कुछ विशेष संजात यौगिकों में अवकृत होकर अंत में अमोनिया बनाते हैं। अंत में क्या बनाएंगे भाई? अमीनो यौगिक अमोनिया बनाएंगे। ठीक है ना। यह परिवर्तन एमिडेस तथा डीएमिडेस एंजाइम द्वारा होता है और एमिनो यौगिकों से अमोनिया बनने की प्रक्रिया में जो आपके एंजाइम काम में आते हैं वो कौन कौन से आते हैं भाई? एमिडेस और डीएमिडेस एंजाइम काम में आते हैं। क्वेश्चन बन सकता है भाई। ठीक है, एमिनो यौगिकों से अमोनिया का बनना किन एंजाइमों द्वारा संभव होता है? तो आप क्या लिखोगे? एमिडेस और डीएमिडेस एंजाइम द्वारा। ठीक है, समझ गए भाई? लाइनों से ही बनेंगे छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन, इस वजह से मैं आपको लाइन टू लाइन सारी चीजें बता रहा हूं। जहां पर क्वेश्चन बनने की संभावना है उसको पहले ही आपको पॉइंट आउट करवा रहा हूं कि यहां पर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि आपको उसने एक बुक दे रखी है, उस पर आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते एग्जामिनर पर कि ये क्वेश्चन आपने कहां से डाल दिया, क्योंकि जो भी क्वेश्चन वो डालेगा वो आपकी बुकलेट में से ही होगा। तो जो आपको बुक दे रखी है ना भाई, इसकी लाइन टू लाइन फॉलो करनी है। हर लाइन में खोजो कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस पूरे पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन निकल सकता है, तो उस क्वेश्चन को खुद ही बनाओ और खुद बनाकर उसका आंसर पैराग्राफ में ढूंढो। और इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे, डेफिनेट आएंगे, विश्वास के साथ आएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। ठीक है, 100 में से 100 नंबर भी आप जैसे स्टूडेंट ही लाते हैं, कोई ऊपर से भगवान उनको नहीं भेजता है अलग से, समझ रहे हो ना? आप ही करते हो वो कारनामा। तो आपको बिल्कुल विश्वास के साथ पढ़ना है कि हाँ मैं ला सकता हूं, बटे में से बटे भी ला सकता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट लाए तो मैं भी लेके आऊंगा भाई, मेरे में क्या कमी है? ठीक है ना, इस एटीट्यूड के साथ आप पढ़ोगे तो डेफिनेट आप सफल होगे, आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। आगे देखो, आगे क्या बोला हमने कि अतः वह क्रिया जिसमें एमिनो यौगिकों मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रिया के फलस्वरूप अमोनिया या अमोनियम यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं, प्रक्रम क्या कहलाता है? अमोनीकरण कहलाता है। ये लो भाई, पूरी डेफिनेशन आपको मिल गई एक नंबर में। अगर आपको पूछ ले कि अमोनीकरण क्या है, पहले एक बार ध्यान दे लेना कि अमीनीकरण है या अमोनीकरण है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इस वजह से मैं बार बार इन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं। तो अगर आपसे बोले कि अमोनीकरण क्या है तो क्या लिखोगे आप कि एमिनो यौगिकों का अमोनिया या अमोनियम यौगिकों में परिवर्तन क्या कहलाता है भाई? अमीनीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे देखो। अमीनीकरण की क्रिया में संलग्न सूक्ष्म जीव ही अमोनीकरण की क्रिया को संपन्न करते हैं। यानी जिन्होंने एमिनीकरण करवाया था, जिन्होंने इससे पहले वाली क्रिया, यानी जिन जीवाणुओं ने, जिन सूक्ष्म जीवाणुओं ने एमिनीकरण प्रक्रम करवाया था, वही जीवाणु कौन सा प्रक्रम करवाएंगे? अमोनीकरण प्रक्रम करवाएंगे। समझ गए बात को? यानी जो पहले काम कर रहे थे वही इस काम को आगे लेके जाएंगे। इस क्रिया को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, और इस जो रिएक्शन को उन्होंने देखो किस तरीके से प्रदर्शित कर रखा है। RNH2, NH2 का मतलब क्या है? अमीनो यौगिक। ठीक है, NH2 का मतलब एमिनो समूह आ गया आपका। ठीक है, इसका क्या करवा दिया? जल विश्लेषण, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। ठीक है ना, जल अपघटन का मतलब जल के साथ रिएक्शन। ठीक है, किसके साथ? किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइमिक हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, एंजाइमिक जल विश्लेषण करवा दिया, तो क्या बना आपका? अल्कोहल बना, साथ में कौन सी गैस बनी? अमोनिया, और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज हुई। ठीक है, क्या बना? अल्कोहल, ROH, साथ में क्या निकली? आपकी एनर्जी, और अमोनिया का उत्पादन हुआ। और इस तरीके से एमिनो यौगिकों का अमोनिया या अमोनियम यौगिकों में परिवर्तन क्या कहलाता है भाई? अमोनीकरण। समझ गए बात को? क्लियर है रिएक्शन से भी?
रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखो इस केमिस्ट्री में थोड़ी थोड़ी जगह ही तो रिएक्शन आ रही है। अब आप इनको स्किप मत कर देना कि सर ये रिएक्शन आ गई इसको स्किप कर देते हैं, हम तो थ्योरी लिख देते हैं। अरे भाई सब्जेक्ट का नाम क्या है? केमिस्ट्री। गिनी चुनी तो इसमें क्या आ रही है? केमिस्ट्री। उसको तो मत छोड़ो, आप समझ रहे हो ना। तो ये रिएक्शन आपको क्या करनी है? रटनी है भाई, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। समझाने का काम मैं कर देता हूं। देखो किस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से कर देते हैं। एल्किल ग्रुप कितना है भाई? एक ही है, R। ठीक है, इधर भी देख लो R कितना है? एक ही है। नाइट्रोजन इधर कितना है? एक एटम है नाइट्रोजन का। इधर भी कितना एटम है? एक एटम है नाइट्रोजन का। इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं भाई? देखना हाइड्रोजन कितने हैं? दो तो NH2 के पास और दो HH। ये रहे दो और दो मिलकर हो गए 4। तो प्रोडक्ट के साइड भी कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 4। देखो एक तो OH में रहा और 3 किस में रहे? अमोनिया में रहे। तो 1 और 3 मिला के यहां भी नाइट्रोजन कितने हो गए? 4। ठीक है। ऑक्सीजन यहां कितना है? 1। और यहां भी ऑक्सीजन कितना है? 1। तो मतलब जितने रिएक्टेंट में आपके परमाणु थे, जितने अभिकारक में आपके परमाणु थे, उतने ही आपके उत्पाद में भी रहेंगे परमाणु। इस तरीके से आप रिएक्शन को क्या कर सकते हो? संतुलित कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है कि अमोनीकरण की क्रिया में उत्पन्न अमोनिया मृदा की CO2 से रिएक्शन करके अमोनियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाती है। इन यौगिकों के विलयन से अमोनियम आयंस प्राप्त होते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो अमोनिया जो रिलीज हुई है, ये जो अमोनिया इस प्रक्रम में जो गैस रिलीज हुई है, वो किससे रिएक्शन करती है भाई? मृदा की CO2 से, मृदा की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है और अमोनियम कार्बोनेट बना सकती है और बाइकार्बोनेट बना सकती है। अमोनियम कार्बोनेट का तो ये रहा फॉर्मूला, NH4 का होल ट्वाइस और CO3। ठीक है। अमोनियम बाइकार्बोनेट का मैं बता देता हूं आपको। ये रहा अमोनियम, बाई जहां भी आ जाए उसमें हाइड्रोजन लगा दो, अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट क्या होता है? CO3। तो इसको अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो या अमोनियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो। ठीक है भाई। तो क्या बोला हमने कि जो अमोनिया है वो मृदा की CO2 से अभिक्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट या अमोनियम बाइकार्बोनेट यौगिकों का संश्लेषण कर देती है। ठीक है, बना देती है। आगे चलते हैं। इस रिएक्शन को भी आप देख सकते हो। देखो अमोनिया, और अमोनिया किससे रिएक्शन कर रहा है? कार्बोनिक एसिड से, क्योंकि CO2 जल के साथ मिलकर क्या बनाती है भाई? CO2 जल के साथ मिलकर बनाती है आपका कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड बन गया। इसके साथ रिएक्शन कौन कर रही है? अमोनिया। और अमोनिया रिएक्शन करके क्या बना रही है? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। और अमोनियम कार्बोनेट को अगर हम विच्छेदित करें, विच्छेदित का मतलब अलग अलग करें, तो आपको पता है CO3 पर क्या आता है? चार्ज 2-, तो सामने वाले पर भी क्या आएगा? 2+। भाई CO3 पर चार्ज क्या होता है? 2-, तो सामने वाले पर भी कितना होगा? 2+। कितने दे रखे हैं यहाँ? NH4 2 दे रखे हैं, यानी एक NH4 पर क्या होगा? प्लस। इसी तरीके से दूसरे NH4 पर भी क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, समझ गए? यानी यहां पर 2 तो NH4 प्लस है और एक क्या है आपका? CO3 2-। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। चलो भाई, अगली रिएक्शन आपकी आ गई, या मैं बोलूं अगली जो आपकी हेडिंग है वो है नाइट्रीकरण। ठीक है भाई, समझना है इसको। ठीक है, देखना भाई, अब जो नाइट्रीकरण प्रक्रम है उसमें क्या होना है कि अब आप कहां तक पहुंच गए भाई? आप पहुंच गए कि अमीनो यौगिक बन गए हमारे, अमोनियम यौगिक बन गए। तो अमोनियम नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? आपका नाइट्रीकरण कहलाता है। डेफिनेशन देखो एक बार दोबारा देखना भाई, ध्यान देना। एक सेकेंड, ये नाइट्रीकरण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। क्या बोला मैंने? कि जो अमोनियम नाइट्रोजन है उसका किस में परिवर्तन हो जाए? नाइट्रेट में परिवर्तन हो जाए। इसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण कहते हैं। एक बार दोबारा से बताओ मुझे, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? NO3-। समझ गए? आगे चलो, आगे देखो। यह एक वायुजीवीय प्रक्रम है, यानी जो वायु की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे ऐसे जीवाणुओं से क्या होगा? ये प्रक्रम होगा। एक तो होता है वायु की अनुपस्थिति में, उसको हम बोलते हैं अवायवीय। ठीक है, और एक जो वायु की उपस्थिति में उसको हम बोलते हैं वायुजीवीय प्रक्रम। ठीक है, समझ गए? तो ये जो प्रक्रम है वो वायुजीवीय यानी वायु की उपस्थिति में होगा। आगे क्या बोला? स्वपोषित बैक्टीरिया द्वारा संपन्न होती है। स्वपोषित का मतलब जो खुद का निर्माण खुद ही करते हैं, इस प्रकार के बैक्टीरियाओं द्वारा, इस प्रकार के जीवाणुओं द्वारा यह प्रक्रम होता है। ठीक है, आगे क्या बताया था मैंने आपको? आगे एक और बताया था मैंने, परपोषित वाला। देखो भाई, देखो, ठीक है, ये वाला कि जो अमीनीकरण है वो तो किससे होता है? परपोषित जीवाणुओं से होता है। और जो नाइट्रीकरण है, देखो नीचे, जो नाइट्रीकरण है वो किससे होगा? स्वपोषित जीवाणुओं द्वारा होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नाइट्रीकरण प्रक्रम किस प्रकार के जीवाणुओं से होता है। ऑप्शन दे दे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में, स्वपोषित जीवाणुओं द्वारा,
परपोषित जीवाणुओं द्वारा, ऑप्शन सी दोनों द्वारा, स्वपोषित परपोषित द्वारा, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? स्वपोषित जीवाणुओं द्वारा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो, हाँ आगे देखना भाई, नाइट्रीकरण में भाग लेने वाले बैक्टीरियाओं को दो भागों में बांटते हैं। अब जो नाइट्रीकरण प्रक्रम में जो भाग ले रहा है, ऐसे बैक्टीरियाओं को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पहला देखो, वे बैक्टीरिया जो अपनी कोशिका संश्लेषण के लिए अमोनियम के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पहला तो वो जो कोशिका संश्लेषण के लिए खुद के एनर्जी, खुद के जो आपके सिंथेसिस हो रहा है किसका? सेल्स का, कोशिकाओं का, उनके लिए किसका यूज करें? उनके लिए जो एनर्जी प्राप्त करेंगे वो किससे प्राप्त करेंगे? अमोनियम आयन के ऑक्सीकरण से जो एनर्जी निकलेगी उससे वो अपना कोशिका संश्लेषण का कार्य करेंगे। दूसरा क्या है भाई? दूसरा क्या है? दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया जो नाइट्राइट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी इन जीवाणुओं को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। पहला तो आपका ये हो गया कि जो अमोनियम आयन के ऑक्सीकरण से जो एनर्जी प्राप्त करेंगे और अपना काम चलाएंगे, उनको तो हम क्या किस में रख दिया? एक वर्ग में रख दिया। दूसरा हमने क्या बोला कि जो नाइट्राइट के ऑक्सीकरण से, नाइट्राइट क्या होता है? NO2-, यानी एक तो वो होंगे जो अमोनियम के ऑक्सीकरण से अपनी कोशिका संश्लेषण वगैरह खुद का काम करेंगे, एनर्जी को लेंगे, और दूसरे वो होंगे जो नाइट्राइट आयन के ऑक्सीकरण से एनर्जी का उपयोग करेंगे। समझ गए आप बात को? तो दो प्रकार के वर्गों में हमने इनको बांट दिया। आगे चलते हैं। पहले वर्ग का बैक्टीरिया अमोनिया। अब देखो यहां पर किताब में हर जगह प्लस प्लस नहीं लगा है, तो आप क्या करना? NH4 जहां भी है उसके ऊपर प्लस लगा लेना, NH4+, NH4+, इस तरीके से। और जहां NO2 है उसके ऊपर माइनस लगा लेना। अगर NO3 है और उसके ऊपर माइनस नहीं लगा तो उसको आप लगा लेना भाई। ठीक है, थोड़ी बहुत बुक में मिसप्रिंट है जिसको आप सही कर सकते हो। आगे देखो, पहले वर्ग का बैक्टीरिया NH4+ को नाइट्राइट में बदलते हैं। पहले वर्ग का बैक्टीरिया क्या करेगा कि जो NH4+ है, जो अमोनियम आयन है, उसको किस में बदलेगा भाई? उसको बदलेगा नाइट्राइट में। और नाइट्राइट का मतलब क्या है? NO2- में। तो पहले वर्ग का बैक्टीरिया NH4+ को यानी अमोनियम यौगिकों को किस में बदलेगा भाई? नाइट्राइट में बदलेगा। नाइट्राइट का मतलब NO2- में बदलेगा। आगे देखो, ये जो क्रिया है वो किसके द्वारा होगी? नाइट्रोसोमोनास के द्वारा होगी। यानी ये जो अभिक्रिया है वो नाइट्रोसोमोनास के द्वारा संपन्न होती है। आगे देखो, दूसरे वर्ग के बैक्टीरिया जिनके द्वारा नाइट्रेट का उत्पादन होता है नाइट्रोबैक्टर है। जो दूसरे वर्ग के बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे कि ये जो नाइट्राइट है उसको किस में परिवर्तित करेंगे? नाइट्रेट में परिवर्तित करेंगे। यानी NO2- से किस में परिवर्तन करेंगे भाई? NO3- में परिवर्तन करेंगे। ये जो प्रक्रिया होगी वो कौन से जीवाणुओं द्वारा होगी? नाइट्रोबैक्टर। यानी पहले वाला जो प्रक्रम था वो नाइट्रोसोमोनास, और जो दूसरे वाला प्रक्रम है वो किसके द्वारा होगा? नाइट्रोबैक्टर के द्वारा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, आप सही कर दिया। NO2- या NO3- में परिवर्तन अमोनिया के NO2- से परिवर्तन की अपेक्षा तेज होता है। यानी जो पहले स्टेप में जो नाइट्रोसोमोनास वाला जो परिवर्तन हो रहा था वो तो कैसा हो रहा था? धीमे। वो तो परिवर्तन कैसा हो रहा था? धीमे। लेकिन NO2- से जो NO3- बन रहा था, जो नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा था, वो प्रक्रम कैसा होता है भाई? तेज होता है, यानी शीघ्र होता है। आगे देखो, यह वांछनीय भी है क्योंकि NO2- का संचयन पौधों के लिए कैसा होता है? वैदिक होता है। ठीक है, तो पौधे उसको NO2- को ज्यादा देर तक रख नहीं पाते, तो होता क्या है? NO2- फटाफट किसमें कन्वर्ट होता है? NO3- में, नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोसोमोनास 30 से 40 मोल अमोनिया ऑक्सीकृत करता है भाई, और नाइट्रोबैक्टर 70 से 100 मोल नाइट्राइट ऑक्सीकृत करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, जेट एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। देखो भाई, साथ साथ देख लेना इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या बोलेगा कि नाइट्रोबैक्टर कितने मोल अमोनिया ऑक्सीकृत करता है। इसी तरह बोल दे कि नाइट्रोसोमोनास कितने मोल अमोनिया ऑक्सीकृत करता है और नाइट्रोबैक्टर कितने मोल नाइट्राइट ऑक्सीकृत करता है। तो जो नाइट्रोसोमोनास है वो 35 से 40 मोल अमोनिया ऑक्सीकृत करता है, और देख लो जो नाइट्रोबैक्टर है वो 70 से 100 मोल नाइट्राइट को क्या करता है? ऑक्सीकृत करता है। समझ गए बात को? क्वेश्चन बन जाए आसानी से, आप इसको कर लेना भाई। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन करके ध्यान रखोगे। आगे देखो, ये रासायनिक परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। अभी जो केमिकल रिएक्शन है उनको देखो। पहली रिएक्शन क्या हो रहा था भाई? अमोनिया यौगिक का किसमें परिवर्तन हो रहा था? नाइट्राइट में। अभी रिएक्शन में मिसप्रिंट है भाई, यहाँ NH2 है, नीचे NH3 कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना? इसके NH3 3 कर देना, 2 की जगह क्या कर देना? 3 कर देना। ये वाला नहीं, ये जो NH2 के नीचे जो लगा है ना, मैं लिख ही देता हूँ, ये लो, इसको ये कर देना भाई, 2NH3। ठीक है, समझ गए? 2NH3 प्लस क्या है? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है।
किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है? नाइट्रोसोमोनास की में। ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, तो ऑक्सीकरण का मतलब किससे रिएक्शन करवाओगे? ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे। तो ऑक्सीकरण करवा रहे हो तो देख लो क्या बन गया भाई? नाइट्राइट बन गया। अरे HNO2 क्या बना है? नाइट्रस अम्ल, और इसका ये हटाओगे आप अलग से तो क्या निकलेगा? NO2 माइनस। ठीक है, क्या निकलेगा? NO2 माइनस। अरे भाई H प्लस को अलग कर दो, तो H प्लस को अलग करोगे तो कौन सा आयन मिलेगा? NO2 माइनस ही तो मिलेगा। तो मिल गया ना आपको नाइट्राइट। तो पहला क्या हुआ? अमोनियम यौगिकों से किस में परिवर्तन हुआ? नाइट्राइट में परिवर्तन हुआ। किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ? नाइट्रोसोमोनास के द्वारा हुआ। ठीक है, आगे चलो। साथ में आपको पता है कि जल के अणु निकले और कितने? 79 कैलोरीज क्या निकली? एनर्जी निकली। अब आपको इसको बैलेंस भी कर सकते हो। यहां मैंने क्या बताया आपको? 2NH3 है। एक सेकंड रुको, मैं इस रिएक्शन को लिखता हूं। यहां पे क्या है भाई? 2NH3 है, प्लस कितने ऑक्सीजन है? यहां 3 ऑक्सीजन के अणु है, तो 2 तो नाइट्रोजन है, यहां साफ साफ दिख रहे हैं। और 3 गुणा 2 करो, आगे क्या लग रहा है? 2, तो 2 गुणा 3 मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर 6 हैं। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन कितने हैं भाई? यहाँ पे 3 का गुणा कर दो 2 से, तो ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 6 है। यानी यहाँ पर 6 तो हाइड्रोजन है और 6 क्या है? ऑक्सीजन। प्रोडक्ट की साइड देख लो भाई, प्रोडक्ट की साइड देख लो भाई। 2H2O मतलब 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, और 2 आगे लग रहा है मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 4 और 2 कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। अभी अभी हमने देखा था कि अभिकारक की साइड भी 6 हाइड्रोजन थे, उत्पाद के साइड भी कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। और हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन थे वो कितने थे? 2। तो देख लो आप, आगे क्या लग रहा है? 2 लग रहा है। देखो एक सेकंड, आगे क्या लग रहा है? 2 लग रहा है भाई। अरे 2 लग रहा है ना, तो नाइट्रोजन यहाँ भी कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने थे वहां पे? 6 थे भाई। तो देखो इसको एक बार, 2 लग रहा है नीचे ऑक्सीजन के और आगे 2 है, तो 2 गुणा 2 कर दो। 2 गुणा 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, तो 2 गुणा 2 कितने हो गए? यहाँ तो ऑक्सीजन हो गए 4, और 2 ऑक्सीजन पानी के अणु में है, तो 4 और 2 कितने हो गए भाई? कुल मिला के 6 ऑक्सीजन। यानी जो परमाणुओं की संख्या आपको अभिकारक में मिलती है वो ही परमाणुओं की संख्या आपको उत्पाद में भी मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको अभिक्रिया क्या करनी है? संतुलित करनी है। तो पहला जो प्रक्रम है वो किसके द्वारा हुआ? नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। दूसरा जो प्रक्रम होगा वो किसके द्वारा होगा? नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। तो देख लो, नाइट्रोबैक्टर ने क्या किया? नाइट्राइट को किस में बदला? नाइट्राइट को किस में बदला? नाइट्रेट आयनों में बदला। किस में बदला भाई? नाइट्रेट आयनों में बदला। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका प्रक्रम हो गया। और इस फॉर्मूले को आप सही लिख लेना भाई, नाइट्रस अम्ल HNO2। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं अगर आप क्लियर नहीं समझ पाए हो तो, 2HNO2। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सही कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका ऑक्सीकरण करवाया किसकी उपस्थिति में? नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में। तो फाइनली आपको क्या मिल गया? नाइट्रिक अम्ल मिल गया। और नाइट्रिक एक से जो बनता है वो बनता है 8, यानी यहां पर जो बनेगा वो बनेगा नाइट्रेट। ठीक है, देखो H अलग करूं तो H प्लस अलग, और यहां पर देखो अगर एक पर प्लस है तो सामने वाले पर क्या होगा? माइनस। तो यहां पे आपको कौन सा आयन मिल गया भाई? नाइट्रेट आयन मिल गया। ठीक है, समझ गए? तो नाइट्रीकरण का पूरा प्रक्रम मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। बुक के साथ साथ आप इन दोनों रिएक्शनों को जरूर लिखोगे। आगे चलते हैं, विनाइट्रीकरण। देखो नाम में ही लग गया वी का मतलब हटना। ठीक है, तो जो मृदा में जो नाइट्रेट आयन के तौर पर जो नाइट्रोजन संचित हुई थी उसका वापस वायुमंडल में ट्रांसफर क्या कहलाता है भाई? विनाइट्रीकरण कहलाता है। यानी मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन का वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। देखो भाई, तो पहले आप क्या याद रखोगे इस डेफिनेशन को? इस प्रक्रम में मृदा नाइट्रेट नाइट्रोजन गैस या नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। यह प्रक्रम अनेक जीवाणुओं के फलस्वरूप संभव होता है। ठीक है, नाइट्रेट अवकरण या नाइट्रेट स्वांगीकरण की अनेक प्रक्रम द्वारा मृदा से नाइट्रेट का लुप्त होना विनाइट्रीकरण कहलाता है। वही बात आ गई भाई, नाइट्रेट अवकरण, अवकरण का भी मतलब नष्ट होना, नाइट्रेट अवकरण, नाइट्रेट स्वांगीकरण इत्यादि प्रक्रमों द्वारा मृदा में जो नाइट्रेट थी उसका लुप्त होना ही क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है, समझ गए? यानी मिट्टी से नाइट्रोजन का लुप्त होकर वापस वायुमंडल में चला जाना ही क्या है? विनाइट्रीकरण है। ठीक है, आगे देखो, विनाइट्रीकरण अभिक्रिया उस प्रक्रम से है जिसमें मृदा के नाइट्रेट का वायुमंडलीय नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड में पूर्ण अवकरण होता है। भाई वही बात आ गई जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, जबकि अन्य प्रक्रम जिसमें नाइट्रोजन का लोपन होता है नाइट्रेट अवकरण, नाइट्रेट स्वांगीकरण कहलाता है। तो जिस प्रक्रम में नाइट्रोजन का लोप हो जाए, नाइट्रोजन विलुप्त हो जाए, उस प्रक्रम को क्या बोलना है? नाइट्रेट अवकरण या नाइट्रेट स्वांगीकरण। इस प्रक्रम में बैक्टीरियम, डीनाइट्रिफिकांस, स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस
बैसिलस बैक्टीरिया इत्यादि भाग लेते हैं। तो विनाइट्रीकरण प्रक्रम में कौन कौन से जीवाणु भाग लेते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीवाणु भाग लेते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाए आपको तो आप क्या लिखोगे कि इसमें बैक्टीरिया भाग लेते हैं, डिनाइट्रीफिकांस भाग लेते हैं, स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस, बैसिलस बैक्टीरिया इत्यादि प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु काम लेते हैं। ठीक है, भागीदारी अपनी निभाते हैं। इस प्रक्रम के बाद जो रिएक्शन आ रही है भाई बहुत ही बढ़िया है, समझने वाली है, एक एक स्टेप बारीकी से समझना, पूरी रिएक्शन A to Z में आपको समझाने वाला हूं। देखो भाई, नाइट्रिक एसिड में आपने 4 हाइड्रोजन जोड़े, अब चयन करवा रहे हो, अब चयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, तो 4 नाइट्रोजन जोड़े आपने, 2 जल के अणु निकाले, H2O, नीचे क्या लिख रहा है अगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो देख लेना, 2H2O, यानी 4 हाइड्रोजन जोड़े थे और 4 ही हाइड्रोजन निकाल लिए। ये देखो 2H2 का मतलब कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गए, 4 जोड़े थे, 4 हाइड्रोजन निकाल लिए। ठीक है, तो जितने हाइड्रोजन जोड़े उतने ही निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ऑक्सीजन भी कितने निकाले भाई, देखो आगे 2 लग रहा है ये, तो यानी 2 तो ऑक्सीजन निकाल लिए और 4 हाइड्रोजन निकाल लिए। तो देखो भाई 4 हाइड्रोजन तो इन्होंने दिए थे वो ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से कितनी ऑक्सीजन जाएंगी, कितनी ऑक्सीजन जाएंगी भाई, 2 जाएंगी, क्योंकि इसने देखो पानी के अणु कितने निकाले हैं, 2, तो ऑक्सीजन भी कितनी गई है, 2, तो 2 ऑक्सीजन अब यहां से चली जाएंगी। अभी कितनी ऑक्सीजन है यहां, अभी कितनी ऑक्सीजन है, 2 गुणा 3, नीचे 3 लग रहा है ना ऑक्सीजन के, तो गुणा करोगे 3 से, तो अभी कितनी ऑक्सीजन है यहां पर, 6। तो जब 2 ऑक्सीजन चली जाएंगी तब कितनी ऑक्सीजन बचेंगी, 4। तो अगले वाले में देख लो 2HNO2, नीचे 2 लग रहा है, नीचे 2 लग रहा है ना भाई, तो 2 गुणा 2, ऑक्सीजन के नीचे देखो 2 लग रहा है, तो यानी अब यहां पर कितनी ऑक्सीजन बच गई, 4। तो मैंने वही बताया आपको कि पहले स्टेप में क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन जोड़े, 2 ऑक्सीजन निकाल ली। ठीक है ना, तो जो 2 ऑक्सीजन की कमी आई थी तो इस वजह से पहले तो 6 ऑक्सीजन थी, अब देखो कितनी ऑक्सीजन रह गई, 4 ऑक्सीजन रह गई। आगे देखो, यानी पहले प्रक्रम में क्या हुआ, नाइट्रेट से क्या बना, नाइट्राइट बना। उल्टा चल रहे हैं अब हम, पहले का प्रोसेस जो था उससे कैसा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं भाई, रिवर्स चल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, फिर 4 हाइड्रोजन जोड़े और कितने ऑक्सीजन निकाल लिए, 2 ऑक्सीजन। देख लो फिर से 2 जल के अणु निकाल लिए, H2O। ठीक है, तो 4 जोड़े, 2 ऑक्सीजन निकाल लिए, तो अब ऑक्सीजन की कितनी कमी हो जाएगी, 2 की फिर से कमी हो जाएगी। यहां पर कितने ऑक्सीजन थे, अभी अभी बताया 4, 2 ऑक्सीजन निकल गए, तो आने वाले उत्पाद में कितने ऑक्सीजन रह जाएंगे, 2 ही रह जाएंगे। तो देख लो H2N2O2, ऑक्सीजन कितने रह गए, 2 ही रह गए ना भाई। एक एक प्रोसेस को देखो ढंग से समझना, तभी मजा आने वाला है आपको। अब इस प्रोसेस में आपको 2 प्रोसेस कर दिए कि पहले वाले में तो आप 4 जल के अणु जोड़ रहे हो, 4 हाइड्रोजन जोड़ रहे हो, और नीचे वाले में सिर्फ और सिर्फ आप क्या निकाल रहे हो, जल का अणु निकाल रहे हो। तो पहले नीचे वाले को देख लो, नीचे वाले में केवल क्या निकाला है, जल का अणु। तो जल के अणु का मतलब क्या निकाला है, H2O। तो इधर देख लो, इधर से 2 हाइड्रोजन गए, अरे इसको चलो मैं और बड़ा कर देता हूं, 1 सेकंड रुको, देखना 1 सेकंड, देखो इसको देखो भाई, साफ साफ। ठीक है, अब सही है, रिएक्शन बहुत बड़ी लिख दी आपके लिए। अब इस वाले स्टेप में मैंने क्या बताया कि जल का अणु निकला है, जल का मतलब H2O निकला है, तो 2 तो हाइड्रोजन गए और 1 क्या गया, ऑक्सीजन गया, मतलब कितना ऑक्सीजन बचेगा, 1 बचेगा, और दोनों नाइट्रोजन तो एज इट इज बचेंगी। तो देख लो N2O, दोनों नाइट्रोजन एज इट इज बचे और 1 क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। ठीक है, ऊपर वाले स्टेप में देखो, ऊपर वाले स्टेप में क्या बताया मैंने, 4 हाइड्रोजन जोड़े, 2 जल के अणु निकाले, यानी 4 तो हाइड्रोजन जोड़े हैं और 2 जल के अणु निकाले, यानी 2 तो ऑक्सीजन चले जाएंगे और 4 हाइड्रोजन जोड़े तो वो चारों के चारों जल के साथ निकल गए। देखो H2O, H2 यहाँ 4 हाइड्रोजन है, अरे है ना भाई, साथ में क्या निकाले हैं, 2 जल के अणु निकाले हैं। तो कुल मिला के जो रिएक्टेंट है उसमें से कितने ऑक्सीजन के अणु निकल जाएंगे, 2 निकल जाएंगे। तो देख लो भाई रिएक्टेंट को देख लो, और इसमें से आपने देखा कि 2 तो आपने क्या निकाल दिया भाई, हाइड्रोजन, और यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन लिखना। ठीक है, जब सही रहेगा 2 हाइड्रोजन भाई, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ से मिल गए और 2 हाइड्रोजन ये वाले मिल गए, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, देखो 2 यहाँ पे 4 की जगह कितने हाइड्रोजन लिखोगे, 2 तो हाइड्रोजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन ये, टोटल मिला के कितने हाइड्रोजन हुए, 4, 4 के 4 निकाल दिए। ये देखो 4 के 4 आपने निकाल दिए, साथ में 2 ऑक्सीजन भी आपने निकाल दिए, बचा क्या यहाँ, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा यहाँ, N2। ठीक है, तो ये N2 आपने यहाँ पर उत्पाद के तौर पर देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा देख लो, मुझे NO2 से, मुझे N2O से क्या चाहिए, N2O से मुझे क्या चाहिए, O2 चाहिए। ठीक है, ये वाला प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको, ये वाला प्रोसेस देखना भाई दोबारा से, ये वाला प्रोसेस। ठीक है, मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे N2O से क्या चाहिए, O2 चाहिए, N2O से क्या चाहिए, N2 चाहिए। ठीक है, यानी ऑक्सीजन हटानी है। तो ऑक्सीजन हटाने के लिए मैंने क्या करा, इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए,
और साथ में क्या निकाल दिया, जल का अणु निकाल दिया। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, निकल गया जल का अणु, और मुझे क्या मिल गई, नाइट्रोजन गैस मिल गई। तो इस तरीके से देखो नाइट्रोजन गैस का क्या हो जाता है, वायुमंडल में स्थानांतरण हो जाता है। वही बात देखो यहां इसने 2 हाइड्रोजन जोड़े हैं, साथ में क्या निकाल दिया, एक जल का अणु निकाल दिया। तो कहने का मतलब कि जो मिट्टी के अंदर आपकी क्या थी भाई, मिट्टी के अंदर क्या थी, नाइट्रेट आयन जो उपस्थित थे, उसका वायुमंडलीय नाइट्रोजन में पुनः क्या कर देना, रूपांतरण कर देना, क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आज के इस पूरे जो क्लासेस में हमने नाइट्रोजन चक्र को बढ़िया से पढ़ा, नाइट्रीकरण क्या होता है, विनाइट्रीकरण क्या होता है, इन सबकी केमिकल रिएक्शनों को हमने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, इसी तरह पढ़ते रहिए, अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।